हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 14 अगस्त की शाम 1947 में तब हमारे पास आज़ादी मिली थी हमारे देश को, और उस वक्त हमारी इकोनॉमी कैसी थी ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी अगर आ रही है तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर एंड आई होप इट डजंट डिस्टर्ब यू इन योर लर्निंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबको पता है कि इंडिया 200 सालों तक ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किया गया था। द ब्रिटिशर्स रूल लास्टेड इन इंडिया फॉर 2 decades. इंडिया बिकेम अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या था इंडिया? ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर बन चुका था। ग्रेट ब्रिटेन वॉज रैपिडली एक्सपांडिंग इट्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। ग्रेट ब्रिटेन अपना तो रैपिडली एक्सपांड कर रहा था मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, बट इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस has to be understood to access how Indian economy grew. ये समझने के लिए कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त ऐसी क्यों है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, या अगर वो ग्रो कर रही है तो ये क्यों ग्रो कर रही है और पहले क्यों नहीं कर पाई, ये सब समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था 200 सालों के लिए, और फिर हमें किस हालत में ये इकोनॉमी मिली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि था क्या। वेल, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एग्जिस्टेड। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त एग्रीकल्चर वॉज द मेन सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय मोस्ट पीपल, है ना। सबसे ज़्यादा खेती करी जाती थी, एग्रीकल्चर किया जाता था, लेकिन उसके अलावा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी। हैंडीक्राफ्ट, व्हाट इज़ हैंडीक्राफ्ट? दिस इज मटेरियल मेड बाय हैंड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, मेटल वर वेरी फेमस। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। द प्रोडक्ट्स हैड अ मार्केट वर्ल्ड वाइड। ब्रिटिशर्स के आने के पहले हैंडीक्राफ्ट इंडिया का बहुत फेमस हुआ करता था और उसका मार्केट पूरे विश्व में था। दिस वॉज ड्यू टू द एक्सीलेंस इन द क्वालिटी। क्यों था ये? क्योंकि इंडिया का प्रोड्यूस किया गया सामान हैंडीक्राफ्ट बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है मसलिन का। मसलिन एक तरीके का कॉटन फैब्रिक होता है, टेक्सटाइल है, that originated in Bengal in Dhaka which is today Bangladesh capital. तो इसे ढाकाई मसलिन भी कहा जाता था। It gained worldwide fame. पूरी दुनिया में मशहूर था ये as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin, मतलब दुनिया भर में प्रसिद्ध था ये मसलिन। मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि कहते थे कोई पर्शियन ट्रैवलर थे, उन्होंने अपनी किताब में, ट्रैवल की किताब में लिखा था कि मसलिन जो था वो इतना बढ़िया टेक्सटाइल था कि वो एक छोटी सी अंगूठी में से पूरा वस्त्र या पूरी साड़ी या पूरा कपड़ा निकल जाता था। इतना फाइन मटेरियल हुआ करता था। दे यूज्ड टू ऑल्सो कॉल इट वोवन विथ एयर। वो इतना हल्का और रेशमी हुआ करता था कि इसे कहते थे कि इसे कॉटन और हवा के साथ बुना गया है। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी एंड इट वॉज वेरी फेमस। और उसे मलमल शाही या फिर मलमल खास भी कहा जाता था बिकॉज इट वॉज सेड टू बी फिट फॉर रॉयल्टी। ऐसा कहा जाता था कि ये सिर्फ राजाओं के लिए या उच्च दर्जे के लोगों के लिए ही बना है, पहनने लायक है, इसलिए इसे खास मलमल भी कहा जाता था। द ब्रिटिशर्स वर कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन नेशन। देखो, ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने के लिए, बट एक बार जब उन्होंने हम पे राज करना शुरू कर दिया उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो अपने देश को और अपने देश की चीज़ों को कैसे प्रमोट करें।
अब क्योंकि वो compete तो नहीं कर सकते डकन मसलिन से, क्योंकि वो तो इतना फेमस है, उस वक्त वर्ल्ड वाइड फेमस था वो, तो दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, कॉटन की खेती होगी, ठीक है, उस कॉटन को फिर जो क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट के पास भेजा जाएगा, फिर वो मसलिन बनाएंगे, राइट। अब सेम ये चीज हो रही है ब्रिटेन में भी, वहां पे भी कॉटन जा रहा है, वो वहां पे मशीन से क्लॉथ बना रहे हैं कॉटन, और उसको उन्हें सेल करना है, ठीक है। तो अब compete नहीं कर पा रहे ना, बिकॉज दिस वाज सो स्पेशल। सो व्हाट डिड दे डू, दे वांटेड टू प्रमोट देयर ओन, सो दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ सप्लायर। अगर कॉटन होगी ही नहीं, सारी ब्रिटिशर्स ले जाएंगे, तो फिर हैंडीक्राफ्ट कौन बनाएगा? जब रॉ मटेरियल, आपने देखा किसी भी चीज़ में, कोई भी अगर बिजनेस है, उसका अगर रॉ मटेरियल हद महंगा हो जाए, तो फिर वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर गिर जाता है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल होगा सस्ता तो ही तो उसके ऊपर लोग काम करेंगे, तो ही तो लोग खरीदेंगे। अगर रॉ मटेरियल एकदम से उसका प्राइस बढ़ जाए, तो फिर लोग नहीं खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना पैसा थोड़ी ना है लोगों के पास में, राइट। तो अगर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंप्लीटली एक सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, तो वो सारा कॉटन जो है वो ले गए एक्सपोर्ट करके, और अपना कॉटन बनाने लग गए, और उसके कारण हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट है, उनके पास उनकी जो सेक्टर था वो पूरा गिर गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो गया और लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनका बनाया हुआ सामान खरीद सके, तो वो तितर बितर हो गए, उन्होंने दूसरे काम स्टार्ट कर दिए। देयर वॉज नो फोकस ऑन इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था, ठीक है। Particularly on the per capita and national income, they did not see India as a nation that needs to have its own economy. वो इंडिया को एक ऐसा देश की तरह नहीं देखते थे जिसको खुद को भी मेंटेन करना है। वो इंडिया को सिर्फ एक सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी की तरह देखते थे, ठीक है। एंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ क्योंकि हमारा कंट्रोल सारा उनके हाथ में था और उन्हें हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, द मार्केट एंड द इकोनॉमी दैट वाज फंक्शनिंग इन इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इकोनॉमी थी हमारी, जो चल रही थी, फेमस थी, रिच थी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। अब समझते हैं कुछ उन इकोनॉमिस्ट के बारे में जो काफ़ी फेमस थे उस वक्त, जिन्होंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी। दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी एंड R.C. देसाई, अमंग अदर्स, मेड अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडिया का ग्रोथ हो, इसलिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करा। V.K.R.V. Rao made estimations during the colonial period that are considered very significant. जो उन्होंने एस्टिमेट मतलब क्या, कि उन्हें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, बट वो एक एवरेज लगा रहे हैं अपनी, जो वो देख रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उसको देखते हुए एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट इतना हो रहा है अंडर कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और वो उस वक्त का सबसे सिग्निफिकेंट डाटा है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं समझने के लिए कि कैसी थी इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। मोस्ट स्टडीज फाउंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। एग्रीगेट रियल आउटपुट क्या होता है? इट्स प्रीटी सिमिलर टू GDP. एग्रीगेट आउटपुट इज द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, which is again same as GDP, but there is a slight difference between aggregate output and GDP. Please write it in the comments, what is the difference between aggregate output and GDP, क्योंकि दोनों ही sum of total goods and services है in an economy over a period of time. ये definition दोनों के लिए ही सही है, लेकिन difference है, एक की difference है। तो बताइए, तो उस वक्त मोस्ट स्टडीज फाउंड दैट कि कंट्री का, इंडिया का जो ग्रोथ
ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट था, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, वॉज लेस देन 2%. व्हाट डज इट मीन बाय लेस देन 2%? आज अगर आप देखोगे इंडिया की ग्रोथ हो रही है 6% में, मतलब क्या होता है 6% ग्रोथ का क्या मतलब होता है? मतलब कि वो कंपेयर किया जाता है पिछले साल से, कि पिछले साल अगर एक्स अमाउंट का आउटपुट हुआ है, तो इस साल 2022 में अगर एक्स हुआ है तो 23 में एक्स प्लस हाउ मच, और वो जो है वो एक्स का कितना परसेंटेज है. दैट्स हाउ वी कैलकुलेट कि कितनी ग्रोथ हुई है. पिछले साल का और इस साल का जो ग्रोथ है, टोटल अमाउंट है गुड्स और सर्विसेज का, उसको माइनस करते हैं इस साल के पिछले साल से, और फिर उसको पिछले साल के परसेंटेज में काउंट करते हैं कि इतना % ग्रोथ हुआ है. ठीक है, तो उनकी स्टडीज़ ने क्या फाइंड किया कि फर्स्ट हाफ सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के पहले हाफ में लेस देन 2% ग्रोथ थी इंडिया की. इट वॉज कपल्ड विथ अ मीगर 0.5% ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट. पर कैपिटा आउटपुट मतलब कि पर कैपिटा आउटपुट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. क्या होता है कि भाई जितना कैपिटल यूज हो रहा है उससे कितना ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, अगर आपने एक्स इन्वेस्ट किया तो आपका वाई आउटपुट है. ठीक है, तो हर साल अगर आप फिर से दोबारा एक्स प्लस कुछ करते हो तो वो आपको वाई में कितना एक्स्ट्रा आउटपुट देगा. मतलब कि जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी, ओके लेट्स नॉट अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर बिकॉज देन दिस इज अननेसेसरली गोइंग टू कॉम्प्लिकेटेड. सिंपली अगर आपने 100 रुपये लगाए और 110 रुपये कमाए, तो वो आपका जो है 10 रुपये जो है दैट परसेंटेज विल बिकम योर पर कैपिटा आउटपुट. ठीक है, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि 0.5% सिर्फ जरा सा इंक्रीज आया था लास्ट से, मतलब कोई इकोनॉमिक की ग्रोथ हो नहीं रही थी जब 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में. ठीक है, अब इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं. इंडिया वॉज एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था. मतलब मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज जनरेटेड happens in the primary sector which is the agriculture sector. means ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं और ज़्यादातर कमाई इसी से होती है पूरे देश की. ठीक है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड अंडर रूरल एरिया. दे डिराइव देयर इनकम फ्रॉम फार्मिंग, है ना. तो 85% लोग जो है वो गाँव में रहते थे, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, और वो अपनी इनकम जो थी वो फार्मिंग से जनरेट करते थे. द इकोनॉमी वॉज स्टिल स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट मतलब क्या? स्टैग्नेंट मतलब स्टिल या नॉट मूविंग. बट स्टैग्नेंट मतलब स्टैचू नहीं. स्टैग्नेंट मीन्स जब कोई चीज हम बोलते हैं ना कि स्टैग्नेंट है, इसका ये मतलब है कि टेक्निकली उसको बढ़ना चाहिए पर वो नहीं बढ़ रही है ना. दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्टैग्नेंट. सो इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट एंड डिटोरिएटिंग. ठीक है, और खराब होती जा रही थी. पुराने मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? प्री ब्रिटिशर्स से. प्री ब्रिटिशर्स से हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ एकदम जरा सी थी, और उसके अलावा डिटोरिएट भी होती जा रही थी, और इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी थी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी कब होती है? जब हम देखो ग्रोथ, लोग तो पैदा हो रहे हैं, लोग डेथ भी हो रहे हैं, लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं. तो क्योंकि पॉपुलेशन जनरली बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, वैसे ही इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए. और जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, इसका ये मतलब है या तो आपकी पॉपुलेशन एकदम फिर नहीं बढ़ रही है, या तो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ उसके इक्विवेलेंट में नहीं बढ़ रही है, तो लोग ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं. एक्सक्यूज मी. लोगों की इनकम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है. So the agricultural productivity became low. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है. अगर 1 हेक्टर लैंड है, उसको प्रोड्यूस किया
उस पर खेती करी तो वो आपको एक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन दे रहा है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी बन जाती है। क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था उस वक्त एग्रीकल्चर में, जो लोग पहले कर रहे थे वही चीज़ कर रहे थे, क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था इसलिए प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल लो थी, कुछ खास हो नहीं रहा था। द एरिया अंडर कल्टिवेशन एक्सपांडेड। अब हमने क्या देखा था पिछले की कुछ क्लासेस में कि अगर जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, है ना। अगर 1 हेक्टर है वो आपको 100 किलो अनाज निकाल के दे रहा है, तो अगर 2 हेक्टर होगा तो टेक्निकली 200 किलो अनाज निकलना चाहिए, राइट। बट दैट इज नॉट हैपनिंग। एंड एरिया अंडर कल्टीवेशन तो एक्सपांड होते जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आगे नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी कुछ स्थिति थी किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की। एक्सक्यूज मी। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि एरिया अंडर कल्टीवेशन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है? इट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा क्या होती है? जब एक इंसान के पास बहुत सारा लैंड हो और दूसरे लोग उस लैंड पर काम करते हों और जो लैंड का मालिक है उसको क्रॉप का हिस्सा देते हो, उसे जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। एंड इंडिया में ये जमींदारी सिस्टम चलता था बहुत ज़्यादा, इस कारण से स्टैग्नेशन था। द प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो प्रॉफिट निकलता था एग्रीकल्चर सेक्टर में से वो जमींदारों के पास चला जाता था इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। जो एक्चुअल में फार्मर्स कल्टीवेशन कर रहे थे, खेती कर रहे थे, उनके पास नहीं जाता था। वो प्रॉफिट किसके पास जाता था? जमींदार के ऊपर, जो जमीन को ओन करता था। जमींदार कलेक्टेड रेंट। जमींदार क्या करते थे? वो किराया लेते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब कि फसल हुई हो नहीं हुई हो, तुमने इस बार खेती करी हो, गेहूं की करी हो, चावल की करी हो, दाल की करी हो, नहीं करी हो, बाढ़ आ गई, तुम्हारी खेती खराब हो गई, पानी नहीं आया, मानसून नहीं आया, तुम्हारी खेती खराब हो गई, मुझे कोई मतलब नहीं है, हम रेंट लेंगे चाहे आप कुछ करो या ना करो। तो उससे क्या होता था कि फार्मर्स एक बार अगर आप इस साइकिल में फंस गए तो उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। और जमींदार तो अपना हिस्सा लेगा, रेंट लेगा ही लेगा, आपको उसको देना ही है। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक सम्स ऑफ रेवेन्यू आर फिक्स्ड। जैसे हम आज किराए पे रहते हैं या किराए की दुकान खरीदते हैं तो रेट फिक्स होता है कि भाई 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको किराया देना है। वैसे ही डेट जो थी ना डिपॉजिट करने की, रेंट, वो फिक्स थी। फेलिंग विच द फार्मर वर टू लूज द राइट्स टू देयर लैंड। मतलब कि अगर एक डेट फिक्स है उस पर आपको जाके, अब आज तो महीने टू महीने अब हम रेंट देते, पर उस टाइम पे क्या होता था ना, महीने टू महीने नहीं दिया जाता था। रेंट वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू जब फसल होती थी, ठीक है, क्योंकि 3 फसल उगने और कटने में टाइम होता था, तो लोग रेंट महीने टू महीने नहीं देते थे, कल्टीवेशन सीजन टू कल्टीवेशन सीजन देते थे। तो वो डेट फिक्स होती थी, सबको पता है कि भाई अब हो चुकी है उगाई, अब कटाई होगी, कटाई के 10 दिन बाद की डेट डाल देते हैं कि अब तो उनके पास पैसे आ गए होंगे, अब दे जाएंगे। तो वो डेट पहले से जमींदार फिक्स कर देता था, और अगर आपने उस फिक्स डेट पे रेंट नहीं दिया तो फिर यू विल लूज योर राइट्स टू वर्क ऑन द लैंड। इस तरीके की कुछ प्रथा इंडिया में चलती थी। उसके बाद क्या था? लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सब कुछ हाथ से होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी ज़्यादा, जिससे कि हमने फर्स्ट फ्यू क्लासेस में देखा था कि द ओनली वे टू इंक्रीज यील्ड ऑफ अ लैंड, अगर किसी ज़मीन की आपको आउटपुट बढ़ाना है, यील्ड बढ़ाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल कुछ खास थी नहीं, सब कुछ हाथ से किया जाता था। बैलों से होती, बैलों को चला के उसके पीछे उससे सिंचाई होती थी। वो नहीं है तो फिर हाथ से करो। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, हम डिपेंडेंट थे मानसून पर, मानसून आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं था, कोई बोरिंग नहीं था, कोई कैनल्स नहीं थे। लैक ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जमींदार ने तो आपको ज़मीन दे दी, लेकिन अगर उस ज़मीन पे आप बार बार कोई फसल उगाओगे तो उसकी मिनरल्स चले जाएंगे ना, और उस टाइम पे कुछ खास फर्टिलाइजर्स थे नहीं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता था, यील्ड 10 साल कम होती जाती थी, लेकिन ज़मींदार तो अपना रेंट कम नहीं करेगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो एडेड टू द सेम। कमर्शलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि पहले लोग, कमर्शलाइजेशन मतलब जब
आप कोई काम करते हो आगे बेचने के लिए, ठीक है, और एक होता है यूज़ करने के लिए। तो कई सारे फार्मर्स क्यों करते थे खेती, क्योंकि वो उस खेती से जो उगता था अनाज उसको कंज्यूम करते थे खुद के लिए, ठीक है। पर कमर्शलाइजेशन क्या होता है, जब वो ऐसी खेती करते हैं जिसमें उस सामान को वो खुद नहीं यूज़ करते, बेच देते हैं, ठीक है। और हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले कई बार कि ब्रिटिशर्स वांटेड रॉ मटेरियल, दे वांटेड कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, दे डिड नॉट वांट यू टू, वो नहीं चाहते थे कि आप चावल गेहूँ दाल उगाओ, वो चाहते थे आप रॉ मटेरियल उगाओ ताकि वो रॉ मटेरियल ले जा सके अपने देश, राइट। सो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सॉरी। कमर्शलाइजेशन एज अ फैक्टर, कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, वो अनाज, और कैश क्रॉप्स क्या होती है, वो क्रॉप जिसको बेच के पैसा मिल सके। तो जैसे कि इंडिगो हो गई, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गई, इन चीज़ों को डायरेक्टली बेच दिया जाता था, उसको फार्मर खुद कंज्यूम नहीं करता था। सो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स डिड नॉट हेल्प द फार्मर्स, है ना, क्योंकि उनके पास फिर बहुत कम पैसा बचता था, क्योंकि उन्हें तो रेंट देना है आगे। इट फर्दर मेड ब्रिटेन मोर वेल्दियर, क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रहा था, इस रॉ मटेरियल को खरीद के और फिर इस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके और वापस इंडिया में ही बेच दे रहा था। तो इससे क्या हुआ, हम तो गरीब होते जा रहे थे, ब्रिटिशर्स अमीर होते जा रहे थे। इंडियन एग्रीकल्चर कंटिन्यूड टू स्टार्व, जो इंडस्ट्री है, क्योंकि उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल या किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। जो कल्टीवेशन कर रहे थे फार्मर्स, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, सारा प्रॉफिट जमींदार ले जा रहे थे। अनाज है वो महंगा होता जा रहा था, बिकॉज लोग अनाज नहीं कैश क्रॉप्स उगाने लग गए थे। तो एक तरीके से जो इंडियन एग्रीकल्चर था, जिसके ऊपर पूरी कंट्री डिपेंडेंट थी, वो धीरे धीरे स्टार्व होने लग गया, ख़त्म होने लग गया। सम फार्मर्स शिफ्टेड देयर क्रॉपिंग बट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स स्टिल रिमेन हेल्पलेस। फिर कुछ लोगों ने तो अपने हिसाब से, जिनके पास थोड़ा बहुत कैपेसिटी थी, उन लोगों ने अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया डिपेंडिंग ऑन कि जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो वही करते रह गए जो वो हमेशा से करते आए थे, और बिकॉज देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, इसलिए वो रह गए। अब ये एक ट्रैवलर है, फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर, इसने अपनी डायरी में एक्सप्लेन किया है कि उसने क्या देखा था इंडिया में जब वो ट्रैवल करने के लिए आया था। एंड दिस इज़ व्हेन ब्रिटिशर्स इज नॉट मेस्ड अप इंडियन इकोनॉमी। ये तब की बात है जब इंडियन इकोनॉमी अपने प्राइम पे थी, ठीक है। तो इस ट्रैवलर ने एक्सप्लेन किया कि उसने क्या देखा। 17वीं सेंचुरी बंगाल में वो गया था, डिस्क्राइब किया है उसने 17th सेंचुरी, दिस इज बिफोर ब्रिटिशर्स, इन द फॉलोइंग वे, द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ द बंगाल इन 2 विजिट्स, वो 2 बार विजिट करा था, इंक्लाइन टू मी बिलीव दैट इंडिया इज रिचर देन इजिप्ट। इजिप्ट उस समय का सबसे, मतलब इजिप्शियन जो थी इकोनॉमी उस वक्त सबसे बड़ी मानी जाती थी, ठीक है, उसके जस्ट पहले तक, बिफोर द फॉल ऑफ इजिप्शियन एम्पायर। तो क्या बोल रहा है बर्नर कि मैंने ये जो 2 बार जो मैं इंडिया गया हूँ उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया इज़ रिचर देन इजिप्ट, है ना। इट एक्सपोर्ट्स इन अबंडेंस में एक्सपोर्ट कर रहा है कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर। इट प्रोड्यूसेस एम्पले, मतलब क्या, बहुत प्रोडक्शन है किस चीज़ का, अपने खुद की कंजम्पशन के लिए, वीट, वेजिटेबल, ग्रेन, फाउल्स, डग्स, गीस। मतलब कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने लिए भी अबंडेंस में पैदा कर रहा है ये सब चीज़ें, और बेचने के लिए भी बहुत सारी अबंडेंस में एक्सपोर्ट है उसके पास करने के लिए। इट हैज़ अ इमर्स हर्ड ऑफ पिग्स, फ्लॉक्स, शीप्स, गोट्स, फिश ऑफ एवरी काइंड, ठीक है। खाने के लिए अलग अलग तरीके के मीट और फिश अवेलेबल है हर जगह पर, फ्रॉम राजमहल मीन्स द कोर्ट ऑफ द किंग से लेकर टू द सी, खूब सारी कनाल्स बनी हुई है। मतलब कि उस वक्त कैनाल बनना मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है ना किसी, उस वक्त, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से कि ऐसा नहीं है कि लोग अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए और भी चीज़ें कर रहे थे, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे कैनाल्स बनी हुई थी, खाने के लिए बहुत कुछ था, बेचने के लिए बहुत कुछ था, लोग अच्छे से रह रहे थे। कट इन बायगॉन एजेस,
बाइगॉन एजेस मतलब बहुत समय से जो कैनाल्स बनी हुई है वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे फ्रॉम गंगा रिवर बाय इमेंस लेबर फॉर नेविगेशन एंड इरिगेशन। नेविगेशन मतलब क्या, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट। तो वो क्या बेसिकली कह रहा था, वो एक तरीके से बखान कर रहा था कि जो उसने देखा उन 2 विजिट्स में बंगाल में, वो ये था कि वहाँ अलग अलग प्रकार के लोगों के पास फिश, क्या बोलते हैं, फिश थी और बहुत सारे फ्लॉक थे, डक, गीस, पिग्स के, शीप्स थे, उनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन था अपने खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। और बायगॉन एराज से बहुत मेहनत करके, बहुत श्रम करके गंगा रिवर से कैनाल बनाए गए थे जो कि इस वक्त सिंचाई और नेविगेशन मतलब कि ट्रैवल करने के लिए या सामान भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सो इट वॉज शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ अ वेरी प्रॉस्परस लैंड। दैट्स वॉट ही सॉ व्हेन ही केम टू इंडिया। द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब उस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था वो देखते हैं। अ साउंड बेस कुड नॉट बी डेवलप्ड। क्या हुआ कि जब कोई कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर उसका बहुत बढ़िया चल रहा है और उससे उसको बहुत प्रॉफिट होता है, तो फिर वो क्या करती है, वो सेकेंडरी सेक्टर बनाती है, राइट। ये हमने देखा है कि अगर सेकेंडरी सेक्टर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है, तो आपको पहले चाहिए कि आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर से। तो क्या हुआ इंडिया में, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स हमारा जो साउंड बेस है डेवलप नहीं हो पाया फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इंडस्ट्रियल सेटअप। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाइड, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो मार ही दिया। नो अदर इंडस्ट्रीज वॉज अलाउड टू फ्लरिश, क्योंकि इंडिया सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए एक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री नहीं था, बल्कि इट वॉज ऑल्सो द मार्केट जहां वो अपना सामान बेचते थे। जस्ट अ सेकेंड। तो सो व्हाट हैपेंड इज, क्योंकि एक तो उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को कंप्लीटली डिक्लाइन कर दिया है ना, रॉ मटेरियल सारा डाइवर्ट कर दिया ब्रिटिश की तरफ पे, ठीक है। कोई बेस, साउंड बेस जो है चाहिए रहता है, जो किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, वो नहीं बन पाया, ठीक है। ऊपर से जो कोई दूसरी इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश ही नहीं होने दी ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अपना माल। अब कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए आपको ना सिर्फ एक बेस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बट आपको ऑल्सो डिमांड चाहिए ना, कि बेचने वाले लोग भी तो हो, कि किसको बेचोगे आप। बना तो लिए आपने गन्ने का रस निकाल के गुड़ पर, बेचोगे किसको? जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक कैसे बेचोगे? अगर ऑलरेडी पहले से ही कोई बेच रहा है तो आप उसमें कैसे एंटर करोगे, है ना, आप पैसा कैसे लगाओगे उसको करने में। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना सामान वहाँ से बना के इंडिया में बेच ही रहे थे और इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर देम, इसलिए कोई और इंडस्ट्री यहाँ पे फैली ही नहीं, फ्लरिश नहीं हुई। इंडिया अंडरवेंट अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि एक नॉर्मल, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आते और एक नॉर्मल तरीके से अगर हमारी इकोनॉमी चल रही होती, तो हमारी इकोनॉमी इतनी प्रॉस्परस थी 17वीं सेंचुरी में और इतने अच्छे से बनी हुई थी कि अगर ब्रिटिशर्स उसमें आके उंगली नहीं करते ना, तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉर्मली हो जाता। बट बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड, इंडिया अंडरवेंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मतलब कि और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो गया, जो था वो भी चला गया। कैसे? इंडिया वॉज रिड्यूस टू द स्टेट ऑफ एक्सपोर्टर, स्टेटस ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। इंडिया का सिर्फ एक ही काम रह गया था, ब्रिटिश को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना। इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स, ठीक है। देखो सिंपल सा, इसको मैं समझाने के लिए एक सिंपल सी बात बताती हूँ। देखो रॉ मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि कॉटन थोड़ा सा सस्ता रहता है, फिर जब उसका शर्ट बनती है, कपड़ा बनता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? उसकी कीमत बढ़ जाती है। जहाँ कॉटन आपकी 20 रुपये किलो है, वही एक शर्ट का जो ये कपड़ा है वो आपका 100 रुपये किलो हो जाएगा, राइट। प्राइस बढ़ गई बिकॉज आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर अब हो क्या रहा है, ये रहा इंडिया, ये रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल खरीदता था, हाँ, और फिर उसको वैल्यू ऐड करके वापस इंडिया को बेच देता था। तो इंडिया यहाँ रॉ मटेरियल में भी मिसयूज हो रहा है, मतलब सस्ते में रॉ मटेरियल बेच रहा है, प्लस महंगा मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड गुड खरीद रहा है ब्रिटेन से। तो यहाँ उनकी, मतलब वो इधर से भी उनके पैसे खा रहे हैं और इधर से भी पैसे खा रहे हैं।
समझे? तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, द रॉ मटेरियल वाज द सेम, द रॉ मटेरियल फॉर द सेम वाज सप्लाइड फ्रॉम इंडिया। जो चीज़ें वो हमें बेच रहे थे उसका रॉ मटेरियल भी हम ही से लेके जाते थे, तो हमसे सस्ता खरीद के ब्रिटेन ले जाके बना के फिर हमें महंगा बेच रहे हैं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया, ज़मींदारी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी थोड़ा सा ख़राब था, प्लस उन्होंने हमारे मार्केट में फ्लड कर दिए ब्रिटिश मटेरियल, तो इसके कारण मैसिव, अब लोगों के पास करने के लिए कुछ है नहीं ना, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई। द इंडियन कंज्यूमर मार्केट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ लोकली मेड गुड्स। इंडियन कंज्यूमर, जो इंडिया के लोग थे, उनके पास उनका खुद का बना हुआ सामान नहीं मिल पा रहा था, उनके पास मजबूरी थी कि उन्हें ब्रिटेन का बना हुआ सामान ही यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि वही था, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को तो ब्रिटिश ने पूरा ख़त्म कर दिया था। इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन इंक्रीज्ड, और जितना आपको पता है आज भी ये ट्रू है कि जितना ज़्यादा एक कंट्री का इंपोर्ट होता है उतनी ज़्यादा कंट्री गरीब होती जाती है, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन का इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मार्केट था उनके लिए, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया स्लोड डाउन फर्दर, तो इंडिया की खुद की प्रोग्रेस जो थी वो डिक्लाइन हो गई। अब इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हुआ जो थोड़ा बहुत, वो कैसे हुआ, कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज डबल्ड अप, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बनाती थी। कॉटन वॉज सीन मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल एक्सपांशन आया भी, वो भी इतना बढ़िया नहीं आया, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में आया, थोड़ा थोड़ा सा आया, और कहीं सिर्फ कुछ जगहों पर ही आया। जैसे कॉटन और जूट की इंडस्ट्रीज जो आई तो वो सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात में आई, जूट जो था वो सिर्फ बंगाल रीजन में आया। पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में 1907 में हुई थी पहली। द फर्स्ट iron and steel industry was established in 1907 by TISCO. Sugar, cement, paper industries also grew. तो धीरे धीरे करके उसके बाद 1907 के बाद धीरे धीरे शुगर, सीमेंट, ये सब इंडस्ट्रीज थोड़ी सी बढ़ी। However, there was hardly any capital good industry. Capital good industry क्या होता है? What is capital good industry? देखो, वो इंडस्ट्रीज जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे और पैसा बनता है, राइट, जैसे मशीनरी एक, या बोल सकते हैं ऐसी जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, जैसे जो सिलाई की मशीन बनाए, या जो बोल सकते हैं शुगर केन से जूस निकालने वाली मशीन बनाए। जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज दैट कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स which are in turn used for producing articles for current consumption, ठीक है। तो ये वो इंडस्ट्रीज है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये वो इंडस्ट्रीज है जो ऐसी चीज़ें बनाती है जिसको लोग यूज़ करके और चीज़ें बना सकते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो क्या हुआ, फैक्ट्रीज तो बढ़ी, एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी आई, कुछ चीनी सीमेंट इनकी इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, थोड़ी बहुत कॉटन की इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, लेकिन अभी भी कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। मतलब कि अगर किसी को कोई भी नया काम स्टार्ट करना था, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उसको मशीनरी इंपोर्ट ही करनी पड़ती, ब्रिटेन से ही लेनी पड़ती, वो खुद इंडिया की बनाई हुई कोई उसे मशीन नहीं मिलती, तो उसका प्रॉफिट भी वापस ब्रिटेन को जा रहा था। स्मॉल यूनिट्स स्प्रैंग अप हियर एंड देयर बट दे वर नॉट इनफ। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन थी और जितना रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पैदा होता था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो बहुत कम था। Now, there were no substitute for the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. जो इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जिसका ब्रिटिशर्स ने गला मरोड़ के फेंक दिया था लिटरली, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। तो लोगों के पास कुछ था नहीं ना। आप सालों से, नॉट जस्ट सालों से, आपके दादा परदादा से के टाइम से ये काम करते आ रहे हो, आप हैंडीक्राफ्ट बनाते आ रहे हो, और सडनली उस हैंडीक्राफ्ट की कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपको तो और कुछ करना आता ही नहीं है ना। तो वो जो है लोग, दे कुडंट डू एनीथिंग एल्स, राइट। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP रिमेन्ड वेरी स्मॉल। सो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स बनने नहीं दे रहे वाले थे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट वाली थी वो ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी मार दी थी। तो जो इनका
इंडस्ट्रियल इनपुट था जीडीपी में, ठीक है, जो ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर का आता है एक जीडीपी में, वो बहुत छोटा था। द पब्लिक सेक्टर ऑपरेटेड वेरी लिमिटेड स्पेस। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर इज दोज एरियाज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ऐसे एरिया जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, वो प्राइवेटली रन नहीं होते। आज भी हमारे देश में रेलवे जैसे पब्लिक एंटिटी है। सो जो पब्लिक सेक्टर था वो आज भी बहुत लिमिटेड स्पेस में सिर्फ वहाँ, क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स थोड़ी ना जाके ऐसे एरिया में क्या बोलते हैं, रोड और ये सब बनाएंगे जहाँ इंडियन लोग रहते हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। वो तो ऐसी ऐसी जगहों पर ही बनाएंगे ना जहाँ उनका फ़ायदा हो। उन्होंने रेलवे लाइन या पोर्ट इंडिया में हमारे लिए तो नहीं बनाए थे ना, अपने लिए बनाए थे। तो जो पब्लिक सेक्टर था भी, जो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत बनाया था, वो भी सिर्फ कुछ एरियो में, कुछ लिमिटेड स्पेस में ही काम करता था। दीज सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी, जैसे अगर कोई गरीब कंट्री है जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, तो वो कंट्री क्या करेगी? ताकि लोग भूख से ना मर जाएं, ताकि लोगों को जो चाहिए वो मिले, वो क्या करेगी? कुछ चीज़ें वो खुद बनाएगी, पब्लिक सेक्टर बनाएगी, जिसमें वो जैसे इंडिया में पीडीएस सिस्टम है, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट एफसीआई जो है ग्रेन खरीदती है और फिर गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि उन्हें पता है कि देश में गरीबी है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त जो थी ब्रिटिशर्स के अंडर, वो इतनी वीक थी और वो सिर्फ अपने लिए काम करती थी, वो लोगों के लिए काम नहीं करती थी। तो वो सिर्फ इन सेक्टर्स को संभालती थी, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स, जितनी ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी सिर्फ उतनी ही सेक्टर चीज़ों को संभालती थी, वो लोगों के काम करने लायक कुछ नहीं करती थी। इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस द एशियन टाइम। हमें पता है इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, क्यों? एशियन टाइम से, पुराने समय से लोगों को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग नेशन रहा है। आप किसी भी ट्रैवलर की, जो उस 1600 शताब्दी 1500 शताब्दी में जो ट्रैवलर्स थे, उनकी किसी की भी आप किताब अगर उठाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो इंडिया को बताते थे कि सबसे प्रॉस्परस था, खतरनाक ट्रेड चलता था यहाँ से, ठीक है? तो बट द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो नॉर्मल इंक्रीमेंट होना चाहिए था एक ऐसे देश का जो एंशिएंट टाइम में इतना प्रॉस्परस था, उसको धीरे धीरे करके और अमीर इंडस्ट्रियल नेशन बन जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कुछ इस तरीके से बदल दिया कि उन्होंने इंडिया के पूरे ट्रेड को ख़त्म कर दिया। इंडिया प्रीडोमिनेंटली बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स: रॉ सिल्क, इंडिगो, कॉटन, वूल एंड लाइट मशीनरी। उन्होंने इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने वाला एक देश बना दिया, जो कि सिर्फ ये चीज़ें एक्सपोर्ट करने लग गए। क्योंकि होना ये था, मतलब एंशिएंट टाइम में हम ये सब चीज़ों से हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बना के दूर दराज देशों में बेचते थे, और फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने सब कुछ अपने लिए कर लिया और दे लेफ्ट अस विथ नथिंग एंड आवर इकोनॉमी स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ब्रिटेन हैड अ मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था उसके ऊपर ब्रिटेन की कंप्लीट मोनोपोली थी। मतलब कि इंडिया किसके साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या चीज़ भेज रहा है, कितनी भेज रहा है, किस क्वालिटी की भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ये सब ब्रिटिश के हाथ में था। तो वो क्या करते थे? ऑब्वियसली अगर आपके हाथ में है तो आप क्या करोगे? बेस्ट चीज़ें अपने लिए रख लोगे, ठीक है? और अगर आपको पता है कि इस चीज़ की कहीं और डिमांड है तो आप क्या बोलोगे? आप इंडिया को तो ना करना। अगर आप मान लो आप ब्रिटिशर हो, ठीक है, आपको पता है इंडिया के पास बहुत सही सामान है, ठीक है, और आपको पता है कि इधर चाइना को और इधर इजिप्ट को ये सब सामान चाहिए, ठीक है, वहाँ पे, तो आप ये तो ना करोगे कि आप बोलोगे हाँ चलो जाओ भेज दो। आप क्या करोगे? नहीं नहीं, तुम मत भेजो, मुझे दो, मैं बेचूंगा। तो इंडिया से रॉ मटेरियल अच्छा वाला लेके बना के खुद बेचने लग गए। तो कंप्लीट कंट्रोल थी ना, कंप्लीट मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के ऊपर। तो उन्होंने उनके सारे लिंक जो एंशिएंट टाइम से बने हुए थे वो खत्म कर दिए फॉरेन ट्रेड के। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इंडिया का आधे से ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था ब्रिटेन के लिए। सारा अच्छा सामान ब्रिटेन जाता था, रॉ मटेरियल, और फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर होके पूरे वर्ल्ड जाता था और उससे वो कमाते थे। इट वॉज स्प्रेड अक्रॉस नेशंस लाइक चाइना, साइलॉन। साइलॉन इज व्हाट? श्रीलंका, पर्शिया एंड अदर्स। तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में
जहाँ जहाँ पहले इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ करता था अब वहाँ ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करने लग गए। द सुएज कनाल, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, एडेड टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडियाज ट्रेड। ठीक है, सुएज कनाल एक ऐसा कैनल है जिसके कारण जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका समय छोटा हो गया और उससे उसकी कॉस्ट कम हो गई। जहाँ पहले घूम के जाना पड़ता था अफ्रीका से पूरा नीचे से, अब वो बीच में से कनेक्ट करने लग गया ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को यूरोप से डायरेक्टली। तो द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज इट्स टिपिकल ट्रेड। क्या होता था, लार्ज एक्सपोर्ट होता था सरप्लस का। सरप्लस हमने पढ़ा है, सरप्लस क्या होता है कि जब भी आप कुछ पैदा करते हैं तो उसमें से आप अपने कंजम्पशन के लिए जो रखते हैं उसको छोड़ के जो भी बचता है उसे हम सरप्लस बोलते हैं। सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग कि इंडिया का जितना भी सरप्लस मटेरियल था वो एक्सपोर्ट होने लग गया, ब्रिटिशर्स करने लग गए थ्रू सुएज कैनाल। तो देन व्हाट हैपेंड इज कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड केरोसिन बिकेम स्केर्स। देखो, जब ज़्यादातर लोग वो चीज़ें पैदा कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं, विच इज़ इंडिगो, कॉटन एंड सो ऑन, राइट, तो लोग फूड ग्रेन्स ये सब चीज़ें कम पैदा करने लग गए। तो जो मेन हमें चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जो हमने पहले बात करी थी, तो फूड ग्रेन, क्लोथ्स एंड केरोसिन। केरोसिन वाज वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं उस समय का जिस पे खाना पकता था, वो माध्यम केरोसिन ही था। तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई मिट्टी के तेल की। द रेवेन्यू अर्न बाय ब्रिटिश वॉज नॉट यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिशर्स कमा रहे थे इंडिया में उसका बेनिफिट हमें नहीं मिला, वो अपने ही लोगों को दे दिया। उसका इस्तेमाल इंडिया को और अच्छा बनाने में नहीं हुआ। आज जब गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है उस टैक्स से इंडिया को और बेहतर बनाती है, नए एयरपोर्ट्स खोलते हैं, रोड्स बनाती है, पानी अवेलेबल करवाती है एंड सो ऑन, राइट, नए प्रोजेक्ट्स बनाती है, गरीब लोगों की मदद करती है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो पैसा कमा रहे थे इंडिया से वो वापस इंडियंस के बेटरमेंट के लिए नहीं यूज़ कर रहे थे, वो उन्हीं के ऑफिसर्स को दे रहे थे जो कि इंडिया में काम करते थे। द एक्सपेंसेस वर यूज टू फंड वॉर्स। और जो पैसा वो कमाते थे, आपको पता है 1900 स्टार्ट होने के बाद 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी जिसमें ब्रिटिश वर इन्वॉल्व। तो वो क्या करते थे, यहाँ से जो प्रॉफिट आता था उसको यूज़ करते थे लड़ाई करने में। दिस लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। आप देख रहे हो सब तरफ से इंडिया लूज कर रहा है। रॉ मटेरियल भी जा रहा है, लोगों को रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है, और जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास, ज़मींदारों के पास इकट्ठा होते जा रहा है, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट बन रहा है ट्रेड से वो प्रॉफिट वापस ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, जो उसको अपने ही कॉलोनियल लोगों को दे रहे हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, या तो फिर उनको वॉर में लगा रहे हैं। तो इंडिया के पास जो वेल्थ थी एंशिएंट टाइम से वो धीरे धीरे ड्रेन होने लग गई। सो व्हाट दिस लेड टू। अब सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि रिसेंटली लास्ट 2 years के अंदर सुएज कैनाल वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इट हैड अ ह्यूज impact on how the world economy functions. सॉरी, सुएज कैनाल में कुछ हुआ था इस साल जिसके कारण पूरे वर्ल्ड का ट्रेड कुछ समय के लिए रुक गया था। तो मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसा क्या हुआ था। सुएज कैनाल के बारे में बात करते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल मतलब मेड बाय ह्यूमंस, नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले अगर आपको मुंबई से कोई चीज़ लेके जानी थी तो आपको पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था, लेकिन बाय क्रिएटिंग दिस सुएज कैनाल दिस डिस्टेंस बिकेम स्मॉल, है ना। तो क्योंकि देखो जितना रास्ता छोटा हुआ उतना आसानी से वो एक्सपोर्ट कर पा रहे थे रॉ मटेरियल, उतनी आसानी से वो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल इंडिया में वापस लेके आ रहे थे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैड एन इम्पैक्ट नॉट जस्ट फॉर इंडिया एंड ब्रिटिश, बट इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द एंटायर वर्ल्ड्स ट्रेड। ओके, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ अक्रॉस द Isthmus of Suez, the northeastern Egypt, it connected Port Said Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of Red Sea. The canal provides a direct trade route of ships operating between European
एंड अमेरिकन पोर्ट्स। क्या कर रही हैं ये कैनाल जो कि कहाँ पे है, इजिप्ट में है, वो अमेरिकन और यूरोपियन पोर्ट्स को साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और ओशनिया, ओशनिया मतलब, ओशनिया क्या है, इट्स द रीजन वेयर वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड राइट नाउ, उसको ओशनिया कहा जाता है। तो व्हाट सुएज कैनाल डिड इज इट शॉर्टन द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और ओशनिया का अमेरिकन और यूरोपियन पोर्ट का से जो डिस्टेंस है उसको छोटा कर दिया। Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Strategically मतलब कहाँ वो located है वहाँ से, और economically मतलब from the point of view of money कि कितना हमें बचत हो रही है उससे, ये waterway दुनिया का सबसे important waterway है। It opening happened in 1869, reduced the cost of transport and made access to the Indian market easier. इससे क्या हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कॉस्ट गिर गई और मार्केट, इंडियन मार्केट और ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए। डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड डेमोग्राफिक मीन? डेमोग्राफिक मीन्स द पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड अ डेमोग्राफी। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडियन डेमोग्राफी के साथ क्या हुआ। Various details about the population of British India were first collected through census of 1881. Census क्या होते हैं? Census is when the government or whatever the ruling company or organization there exists, वो जब जाके काउंट करती है लोगों को कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग अभी पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी लेडीज़ है, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सब चीज़ों का जो कैलकुलेशन रखते हैं, इंफॉर्मेशन डाटा रखते हैं, उसे सेंसस कहा जाता है। तो जो पहला सेंसस था इंडिया का वो 1881 में ब्रिटिशर्स ने कराया था। इट रिवील्ड दैट इंडियाज पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम अनइवननेस ऑफ ग्रोथ। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अनइवन ग्रोथ है, मतलब कहीं पे ग्रोथ अच्छी है, कहीं पे एकदम गरीबी है। द सेंसस वॉज कंडक्टेड एवरी ईयर, एवरी 10 ईयर, तो हर 10 साल में ये होता था, सेंसस किया जाता था देखने के लिए। अब डेमोग्राफिक, तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, देखो जब भी किसी कंट्री में ग्रोथ होता है तो उसकी डेमोग्राफी चेंज होती है, ठीक है। डेमोग्राफी चेंज मतलब क्या होता है कि देखो हाउ मैनी पीपल आर बॉर्न एंड हाउ मैनी आर डाइंग, ठीक है। अगर एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग पैदा हो रहे हैं और बहुत कम ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वो इकोनॉमी कैसी कही जाएगी, खराब, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट कम है एंड डेथ रेट ज़्यादा है, तो उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगा, है ना। तो बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये होता है कि जब कंट्री एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाती है डेमोग्राफिक में, मतलब कि जब उसकी इकोनॉमी या उसके एक कंट्री का जो बोलते हैं ना एडवांसमेंट, डेवलपमेंट बहुत कम हो, वहाँ पे लोग पैदा हो रहे हों लेकिन उतनी ही छोटी उम्र में लोग मर भी जा रहे हों, ये एक होता है। और दूसरा होता है जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों काफ़ी संभला हुआ होता है, और बर्थ रेट में भी मोर्टेलिटी रेट की भी हम बात कर सकते हैं इसमें कि बच्चे कितने मर रहे हैं पैदा एक साल के अंदर अंदर, और कितने उम्र तक लोग जी रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कि आपके देश में ज़्यादातर लोग 30-40 की उम्र तक जी रहे हैं या 50-60-70 की उम्र तक जी रहे हैं। तो जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती है कंट्री में तो वहाँ के डेथ रेट गिर जाते हैं, है ना। तो इस ट्रांजिशन को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। सॉरी, आई थॉट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, मुझे ऐसा लगा कि भूकंप आया, आई एम सो सॉरी, क्योंकि सब कुछ हिलने लग गया था। ओके, सो ट्रांजिशन,
ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जब एक कंट्री में डेवलपमेंट होता है जिसके कारण एक मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एंड एडवांसमेंट से, जब लोग लंबी उम्र जीते हैं, कम लोग मरते हैं और लोगों के पास डेवलप्ड मतलब मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज होती है, पैसे होते हैं। तो उस ट्रांजिशन की बात करें तो इंडिया, एवरी कंट्री गोज थ्रू दिस ट्रांजिशन। तो इंडिया का पहला ट्रांजिशन जो था ना वो 1921 में हुआ था। 1921 के बाद हम स्टेज 2 में आ गए थे। स्टेज 2 में का शुरुआत हुई थी 1921 में। हाउएवर नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई। मतलब क्या, जो सेंसस हमें बता रहे थे कि जब हम फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में गए 1921 में, ठीक है, मतलब कि हमारे डेथ रेट थोड़े से डिक्रीज हुए, हमारी लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ओके, तो उस और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट हाई नहीं था। मतलब क्या हुआ था, ये ब्रिटिशर्स ने अपने लिए किया था। इसका ये मतलब है कि उन्होंने सिर्फ वहीं पे डेवलपमेंट किया था जहां उन्हें ज़रूरत थी। जहां उन्हें ज़रूरत नहीं थी, जो ऐसे एरिया थे, जैसे इंडिया में आज क्या होता है, अगर पंजाब में बहुत सारा सपोज करो एग्रीकल्चर आउटपुट है और से उड़ीसा में नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ से खरीद के और यहाँ बेच देगी, राइट। ध्यान रखेगी कि भाई वहाँ भी लोग भूखे ना मरे, यहाँ भी लोग भूखे ना मरे। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ उस एरिया को डेवलप करते थे जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिलता था, जहाँ उनका मतलब था। जो एरियाज़ में उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलते थे उनकी पलट के उन्होंने देखा ही नहीं। वहाँ कोई टेलीग्राम नहीं बनाया, वहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, ओके। एंड सो द होल आइडिया वॉज कि उन्होंने ये जो ब्रिटिशर्स कई बार कहते हैं कि हमारे आने से आपके यहाँ रेल आई, या हमारे आने से आपके यहाँ ये टेक्नोलॉजी आई। तो एक ऑक्सफोर्ड डिबेट में शशि थरूर ने ये चीज़ बोली थी कि आप ब्रिटिशर्स जो भी रिसोर्सेज इंडिया लेके आए वो आप हमारे लिए नहीं लेके आए थे, वो आप अपने लिए लेके आए थे, ताकि आप अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर सके, ताकि आप यहाँ से रॉ मटेरियल ढूंढ के लेके जा सके। नन ऑफ दोज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज फॉर इंडियन पीपल। और अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आते तो भी हम अपने आप पे ये खुद ही अपने से ये सब डेवलप कर लेते। रेलवे, जहाँ ब्रिटिशर्स नहीं गए वहाँ क्या रेलवे नहीं आई ना फिर। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स इन डिबेट अलॉट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन 1850s। 1850s में इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था। रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ब्रेकिंग द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। इंडिया बहुत बड़ा है और कई सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, कई सारे टेरेन्स हैं जो डिफरेंट हैं, राइट। तो उनके बीच में कनेक्टिविटी बिठाना वो हुआ था बिकॉज ऑफ रेलवेज, क्योंकि वो बैरियर्स, जो लोग पहाड़ों में रहते थे वो कभी लैंड के बारे में नहीं जानते थे, जो लैंड में रहते थे वो कभी समुद्र के पास में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ रेलवे ट्रैवल टाइम छोटा हो गया, तो जो कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर्स हैं वो क्रॉस कर सके और ट्रेड इससे इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग डिस्टेंसेस कुछ भी कवर्ड इजीली। लंबे जर्नी जो होती थी, लंबी दूरी आसानी से तय करी जा सकती थी। इट एडेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियलाइजेशन? मीन्स अब लोग वैसा एग्रीकल्चर करने लग गए जो कि वो बेच सके आगे। एक होता है कंज्यूम करने के लिए एग्रीकल्चर, मीन्स मैंने अनाज उगाया अपने खाने के लिए, थोड़ा बहुत अगर बच गया तो बेच दिया। और कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या? एग्रीकल्चर करना सिर्फ बेचने के लिए। तो बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इट ऑल्सो लेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेजेस, है ना। मतलब इंडिया पहले के टाइम सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था। लोग गांव में ही अलग अलग चीज़ें उगा लेते थे और आपस में सेल्फ सफिशिएंट रहते थे। इट अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेजेस इन द सेंस दैट अब उन्हें बाहर से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि लोग कैश क्रॉप वगैरह उगाने लग गए। एक्सपोर्ट एक्सपांडेड बट रियली बेनिफिटेड द पीपल ऑफ इंडिया। खूब एक्सपोर्ट एक्सपांड हुआ इंडिया में। इंडिया में कई सारी जगहों से एक्सपोर्ट होता है, तो क्या होता है, लोग जो उगा रहे हैं वो चीज़ें वो महंगे दाम में बाहर बेचते हैं, राइट। तो जब इंडिया आज एक्सपोर्ट करता है बहुत सारा तो उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के टाइम में ये प्रॉफिट था ना, तो वो लोगों तक नहीं पहुंचा, वो ब्रिटिशर्स के पास ही रह गया। इवन द सोशल बेनिफिट्स वर आउटनंबर्ड बाय द इकोनॉमिक लॉसेस। मतलब कि जो सोशल बेनिफिट हैं ब्रिटिशर्स के होने से, जो सोशल बेनिफिट आए थे वो भी इकोनॉमिक लॉस के आगे कुछ नहीं थे। कौन से सोशल बेनिफिट आए थे? कि सती
को बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, या फिर उन्होंने रूल ऑफ लॉ बताया था, या फिर बोल सकते हो ना रेलवे इंट्रोड्यूस किया, सेंसस इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, जो सोशल बेनिफिट हमें मिला था, वो भी आउट नंबर हो गया था बिकॉज इकोनॉमिक लॉस इतना हो रहा था। एंड देयर एफर्ट टू डेवलप इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स वर फ्यूटाइल। वो इंडिया के अंदर अंदर की जो कनेक्टिविटी थी ना, उसमें सी लेन और इनलैंड ट्रेड डेवलप करने नहीं कर पाए क्योंकि उनके मतलब का ही नहीं था, फ्यूटाइल था। द कैनल्स एंड वाटरवेज वर अनइकोनॉमिकल। ब्रिटिशर्स नहीं, देखो, अगर कुछ एरिया है वहाँ पे नेचुरली पानी है और कुछ एरिया है जहाँ नेचुरली पानी नहीं है, तो क्या करते हैं, हम कैनाल बनाते हैं ताकि सब जगह पानी जा सके, ताकि सब जगह खेती हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके। लेकिन जो ये कैनल्स और वाटरवेज बनाए जाए थे वो इकोनॉमिकल नहीं थे क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा था, बेनिफिट। आज इंडियन गवर्नमेंट क्यों करती है ये सब? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती। इंडियन गवर्नमेंट का एम है टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल ईजियर। तो दे विल स्पेंड मनी टू डू थिंग्स इवन इफ दे आर एक्सपेंसिव इन रिस्पेक्ट टू द आउटकम। कि 10 करोड़ लग गए एक डैम बनाने में, लेकिन उसका आउटपुट उनको 1 करोड़ का मिला, वो फिर भी करेंगी क्योंकि वो ज़रूरी है। बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट डू दैट। तो उनके लिए जो ये एयर वाटरवेज और कैनल्स थे वो अनइकोनॉमिकल थे। दे कंटिन्यूड नॉट टू कम्पीट विद द रेलवेज, दे कुड नॉट कम्पीट विद द रेलवेज। तो जो उन्होंने वाटरवेज बनाए थे विद इन द कंट्री, जिससे पहले एक्सपोर्ट होता था, विद इन द कंट्री ट्रेड होता था, वो रेलवे से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि रेलवे आसान हो गई। और पर रेलवे ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उसी जगह बनाई थी जहां उनका मतलब था, जहां जहां उन्हें जाना था, जहां से उनको एक्सपोर्ट करना था। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राम इन इंडिया ऑल्सो, इसका जो इलेक्ट्रिक, ऐसे कई बार ब्रिटिशर्स ये भी बोलते हैं कि हमने आपको टेलीग्राम ला के दिया, आपके पास तो ये कम्युनिकेशन था ही नहीं। पर जब टेलीग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था वो जनता के लिए नहीं था, वो ब्रिटिशर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और लॉ मेंटेन कर सके और क्या बोलते हैं, इंडिया पर अपनी पकड़ जमा के रख से, उसके लिए इस्तेमाल करते थे। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पज रिमेन इनएडिक्वेट। तो जो पोस्टल सर्विस थी, जब लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सामान और चीज़ें बेच सके, वो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट थी लोगों के लिए, पर वो भी इनएडिक्वेट थी क्योंकि उन्होंने अपने ही हिसाब से उसको बनाया था, इस हिसाब से बनाया था ताकि उनका ही प्रॉफिट हो सके। दे वर नॉट मेड फॉर इंडियन पीपल। सो कंक्लूजन की बात करते हैं, व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम ये समझे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसा छोड़ा था, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कैसा छोड़ा था, हमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी मिली थी। सो व्हाट डिड वी नो, एज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द इफेक्ट्स वर क्लियरली सीन। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हमको क्लियरली इंडिपेंडेंस के इफेक्ट दिखने लग गए। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कमज़ोर था, उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तो हम compete नहीं कर पा रहे थे। जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते उसको, जो कपड़ा हम प्रोड्यूस कर रहे थे और जो कपड़ा से चाइना प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें बहुत फ़र्क था क्योंकि हम मॉडर्नाइज नहीं हो पाए थे और वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए थे। तो हमारा जो सामान था वो पैदा करने में या बनाने में और महंगा पड़ता था हमें। तो वी रियलाइज़ कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कमज़ोर है क्योंकि उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। रेलवे नीडेड एन अपग्रेड, क्योंकि रेलवे सिर्फ कुछ एरियाज़ में ही था और सिर्फ कुछ पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर रैम्पेड, बहुत गरीबी और बेरोज़गारी थी क्योंकि उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट स्ट्रक्चर जो था, सेक्टर था, वो कम्प्लीटली ख़राब कर दिया था। मैंने तो ये भी कहानी सुनी है कि ब्रिटिशर्स ने जो हैंडीक्राफ्ट वीवर्स थे, मसलिन वाले, उनके अंगूठे काट दिए थे ताकि वो ये मसलिन ना बना सके, ताकि वो सिखा ना सके किसी को कि कैसे बनाया जाता है। इन अ नटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। मीन्स वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब उनके पास जो इकोनॉमी जिस हालत में आई थी उसकी हालत इतनी ख़राब थी और इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि गरीब है, स्टार्विंग है, जिसके पास काम नहीं है और जो भी स्ट्रक्चर है वो एकदम टूटा हुआ सा है, पिछड़ा हुआ सा है, तो कैसे
एक कंट्री अपने आप को यहाँ से उठाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में. एंड दिस इज द चैलेंज दैट वी टुक व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. सो दिस इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस. हमें आज़ादी मिलने से पहले इंडियन इकोनॉमी की हालत ऐसी थी और ये हमारे चैलेंजेस थे. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट व्हाट वी डिड आफ्टर दैट. इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट. मैं अगली कुछ क्लासेस में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी. आई होप दिस क्लास वॉज इंटरेस्टिंग एंड यू लर्न समथिंग. हैव अ नाइस डे. हैप्पी लर्निंग. बाय.